हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले 35 से 40 दिन से अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था, ना ही मॉक से रिलेटेड, ना ही अदर किसी भी चीज़ या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आ रहा था। इसका रीज़न था एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था। तो वो एग्ज़ाम से हम फ्री हो गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। तो दोस्तों, अब जो करने वाले हैं, इस बीच बहुत से बच्चों के मैसेज आए, दो अपने दोस्तों भाइयों के मैसेज आए कि भैया ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, लेकिन चूंकि टाइम की वजह से नहीं करवा पा रहा था मैं। तो मैंने जो स्टेप लिया है प्रेजेंट में, जो मैं करवाने वाला हूँ वो एसएससी जो जीडी है ना, उसके मॉक करवाने वाला हूँ। पहला मॉक अभी जो मैं करवाने वाला हूँ। हाँ, अब डेली वीडियो आया करेगा चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आप लोगों को तो पता ही है मैं किस लेवल का कंटेंट देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद जो भी आपकी है, तो अभी बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो डाल रहा हूँ, तो एसएससी जीडी का डाल रहा हूँ। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सीरीज चाहिए है, किसी भी अदर चीज़ के मॉक चाहिए है, या मैथ्स के सॉल्यूशन चाहिए है, सेक्शनल चाहिए, एनटीपीसी के हम करने वाले हैं, मतलब जो भी आप लोगों को कंटेंट चाहिए उसके आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करवा दूंगा अभी फिलहाल। तो ठीक है, चलो आपका टाइम ज़्यादा मैं ख़राब करूंगा नहीं। ठीक है, तो पहला मॉक शुरू करते हैं एसएससी जीडी का। ठीक है, 1 मिनट में वो ट्रे ले लेता हूँ। क्या था? मार्क। वेट अ सेकंड यार, वीडियो पॉज करके मैं करता हूँ। तो दोस्तों, मार्कर ले आया हूँ मैं। तो चलो मॉक नंबर 1 शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले रीजनिंग दिख रही है, तो रीजनिंग हम करेंगे नहीं, हिंदी मीडियम से हम करेंगे। सबसे पहले मैथ्स करेंगे, उसके बाद रीजनिंग करेंगे, उसके बाद जीके, और फिर इंग्लिश या जो आपके हिंदी आती है दोनों करेंगे। आप लोगों तक दोनों के सॉल्यूशन मैं पहुंचाऊंगा। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। तीन संख्याएं पी क्यू आर का योग 85 है, यदि पी क्यू 1:2 है, क्यू आर 3:4 है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्या बोल रहा है कि P और Q का अनुपात 1:2 है, और Q और R का अनुपात 3:4 है। एक बार बताओ, एक जगह 2 दे रखा है, एक जगह 3 दे रखा है, तो ऐसा नहीं, तो संख्या अलग अलग तो नहीं होगी, यानी कि सेम होगी, तो सेम बना लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इससे 2। अगर इसको 3 से कर रहे तो इसको भी 3 से, इसको भी 2 से। तो क्या रेशो हो गया पी क्यू आर का, बताइए? 3, 6 और 8। वो टोटल कितना हो गया? 14 और 3 17। 17 का मान क्या दे रखा है अपने को? 85। और चाहिए किसका? आर का मान चाहिए। आर कितना है? 8। तो ये 5 गुना है, तो 8 का 5 गुना 40, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया मेरा भाई? क्यों नहीं लग रहा? वेट अ सेकंड यार, 1 मिनट। अच्छा, आप ओके ओके, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है? एक बार बताओ, 99 का मतलब क्या होगा? 9 × 11, यानी कि 9 से भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए और 11 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जो भी संख्या 9 और 11 से विभाज्य होगी वही 99 से विभाज्य होगी। तो आप मानते हो 9 से विभाज्य के लिए आप क्या करते हो, बताइए? यही करते हो कि जो भी अंकों का योग है वो 9 से भाग जाना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 9, ये 7 2 9, 16 और 5 21 27, यानी कि ये तो होगी। अब इसको देखिए, देखो 11 से मल्टीप्लाई बाद में ढूंढेंगे, पहले 9 से ढूंढ लेते हैं। ये 9, 12, 16, 21 और 30, यानी कि ये नहीं होगी। अब एक बार बताओ, नहीं है पूछा है, जो संख्या 9 से मल्टीप्लाई भी है नहीं है, वो 11 से भी मल्टीप्लाई नहीं होगी, मतलब सॉरी 99 से भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो मुझे, मैं आगे ढूंढूंगा नहीं भाई, आगे मैं सोल्व नहीं करूंगा इसको। और 11 से मल्टीप्लाई आप लोगों को पता ही है कि कैसे ढूंढते हैं, यानी कि इवन और ओड दोनों संख्याओं का जोड़ जोड़ते हैं, या तो उनका जोड़ -0 होना चाहिए, 11 के बराबर होना चाहिए, 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बाबू ने 2020 में एक नई निशान माइक्रा खरीदी थी, उसका मूल्य 5 लाख रुपए था। प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में 4% की कमी होती जाती है और वर्ष 2022 में उसका मूल्य कितना होगा। समझो क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है कि पहले कोई 5 लाख में खरीदी, 4% कमी होती गई। 4% को लिख क्या सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं ना। यानी कि पहले साल 25 से 24 हुई, अगले साल भी 25 से 24 हो गई। तो देखो, इसको क्या कर सकते हो, सक्सेसिव से कर सकते हो आप। यानी कि टोटल 625 थी और 576, ये यानी कि 2000 में 2020 में 625 थी, अब 576 हो गई। लेकिन अगर इसको आप लोग ऐसे नहीं करना चाहो तो एक तो ये तरीका है आप लोगों को करने का, वो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं कि पहले 5 लाख थी, हो गया 5 लाख, 1/25 लिख सकते हैं, तो ये 24/25, 24/25 सक्सेसिव का रूप। दोनों का तरीका सेम ही है समझना में। इसको कर दो 25 से, 25 दू 20,000, 25 800, ठीक है। तो कितना हो गया, 576 इंटू 800, यानी कि 2 जीरो आएंगे पीछे, उसके बाद 8×48 यानी कि 8 आएगा, 2 जीरो के बाद 8, 2 जीरो के बाद 8, इन दोनों में से कोई एक आएगा। 8×48 856 जीरो, तो 6 बच गया, 46 46, ये आएगा भाई बी, यानी कि ये आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखो, समझाना भी और सोल्व भी करवाना है तो थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ के रहनी पड़ेगी। ए बी और सी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस कार्य काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है। तो सी को अकेले इस कार्य को करने में, एक बार बताओ, ए बी सी 3 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले 18 दिन में कर सकते हैं, बी से। एक बार बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी सी 3 दिन में, ए के लिए इसे 18 दिन में और बी इसे 6 दिन में कर सकता है। मैं क्या, एक बार बताओ, 54 नहीं ले सकता एलसीएम, तो ये कितने, टोटल एफिशिएंसी 18 हो गई, ये 3 हो गए, ये 9 हो गई। तो सी की एफिशिएंसी कितने आ गए, ए और बी की 12 आ गए, तो सी के 6 आ गए, और 6 की एफिशिएंसी से वो 54 कार्य कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में खत्म। यानी कि थोड़ा सा स्पीड तो पकड़ के रहना पड़ेगा, 60 मिनट का टाइम है। नेक्स्ट, एक टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता है यदि बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है। यानी कि पहले क्या थी, पहले 5 थी, अब 2 रह जाती है, समझना क्षमता। तो एक बार बताऊं, जब कुछ भी नहीं होता 5 से 2 रह जाते हैं, समझना। तो क्या होता नहीं, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, तो आपकी जो पहले क्या था, देखो समझना मेरी बात को, पहले 5 थी अब 2 रह जाती है, ठीक है। तो यानी कि पहले 2 भर रहा होगा और अब 5 भर रहा होगा, यानी कि भर तो 10 ही रहा है, लेकिन पहले उसके 5 की एफिशिएंसी से वो 2 भर रहा था, अब 2 की एफिशिएंसी से 5 भर रहा है। ये उल्टी हो गई एफिशिएंसी की, जो टाइम है ना, जो एफिशिएंसी का उल्टा हो गया। तो समझना, पहले 2 का मान कितना था, 28, और अब कितना हो जाएगा इसने, तो उस टंकी को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यक, तो 2 का मान 28, तो 5 का मान 70, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बर्तन में जल तब तक डाला जाता है जब तक कि वो 3/4 भाग भर न जाए। पानी की बर्तन में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बार बताओ, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रख दो मान 1/3, पाई का मान 22/7। अच्छा, पाई में दे रखा है तो पाई का मान रखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन देखो पाई में, ठीक है। 6 × 6 × 20 कर दो भाई, 3×2 = 12, 240 पाई आ गया। ये तो टोटल एफिशिएंसी आ गई, लेकिन इसने पूछा क्या है, 3/4 भाग पूछा, इसका 3/4 भाग।
कितना हो जाएगा 180 पाई, 180 पाई, बस खत्म। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 180 पाई। कुछ नहीं था भाई, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 के अनुपात में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। कुल वजन 140 केजी हो जाता है, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना है? देखो मैं क्या बोलता हूं, आयुष का वजन 8x है और अभिषेक का वजन 5x है, टोटल कितना हो गया 13x। अभिषेक के वजन, ये अभिषेक का वजन है, इसमें 40% की वृद्धि हो जाए, 2/5 लिख सकता हूँ 40%, पहले 5 थी अब 7x हो जाती है। और दोनों में कितनी वृद्धि हो जाती है 60%, इसको 3/5 लिख सकता हूँ, तो क्या 8/5 नहीं, ज्ञात नहीं करना, तो 104/5 का मतलब क्या हो जाता है 104/5। इसका मान क्या दे रखा है अपने को 104, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 5। 104 से 4 कट जाएगा और ये 5 इधर आ गया, 5 हो जाएगा, तो x का मान 5 आ गया, समझना। उसके बाद ये कहता है वृद्धि के बाद आयुष की आयु पूछी, ये आयुष है, इसकी आयु पूछी, इनकी क्या पूछा है वृद्धि के बाद। अब एक बार बताओ, यहां पे इसमें ये वृद्धि हुई है 100, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अगर यहां से 5 को भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 20.8x, ये टोटल हो गया वृद्धि के बाद। 7x ये हो गया, तो ये कितना बच गया 13.8x, यानी कि x का मान अगर 5 है तो 13.8x का मान कितना हो 69। इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहां से 35 निकाल लीजिए और 35 को आप 104 में से घटा के भी 69 ही आंसर बचेगा। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। अगर किसी को कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट कर सकता है, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर दोबारा आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके समझा दूंगा, ठीक है। देखो इस चीज को सोल्व करने के लिए आपको एक चीज चाहिए, ए एम और एन, ये चाहिए। एक बार होता जब ऐसी कोई चीज लिखी हो तो इसका मतलब होता है ए एम इंटू एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर 27 इंटू 2 की पावर कितना हो गया 8×5 40, 40 भाग 2 की पावर 42 बराबर 2 की पावर x। एक बार बताऊं क्या, अगर ये भाग में हो ए एम अपॉन ए एन, तो ये क्या होता है ए की पावर m माइनस एन हो जाता है। और अगर ए एम इंटू ए एन हो तो ये क्या होता है ए एम प्लस एन, ये हो जाती है, ठीक है। ये ये चीज लिखी हुई तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 67 अपॉन 2 की पावर 42। अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको नीचे लाके पहले भाग भी कर सकते हो, उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, 2 की पावर x। तो ये क्या हो गया, यहां ऊपर 42 ले जाओगे तो 2 की पावर 25 बराबर 2 की पावर x। तो मेरे को क्या पूछा x का मान पूछा है, तो x की भाई a बराबर m ये होता है ना, और a की पावर n, तो m बराबर n होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 25, ए आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट, एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि इसमें एल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक पानी है, यानी कि 4, एक बार बताओ एल्कोहल 3 है और क्या पानी 7 है, ये 4 का मान क्या दे रखा है 4 लीटर, तो 7 का मान पूछा इसने, सॉरी किसका मान पूछा, ये मिश्रण में पानी की मात्रा पूछी है, पानी कितना है 7, 4 का मान 4 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7, आंसर खत्म सी। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां आप टाइम बचा सकते हो खुद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार पाता है कि जब वह एक प्रकार का चावल 50 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, जब वो दूसरी तरह के चावल 72% की रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। इनके एक बार बताओ 50 रुपए में बेच रहा है तो 20% क्या नहीं हो रही है, तो 1/5 लिख सकता हूँ। 4 का मान कितना 50, तो मेरा हानि हो रही है तो मुझे 5 का मान चाहिए, इनकी 62.5, ठीक है भाई। 12.5 बार कटेगा ना एक का मान, तो 62.5।
यानी कि ये मेरा यहां से क्या आ गया, ये आ गया सीपी, एक का सीपी। दूसरी तरह का जो चावल है 20% लाभ कमा रहा है, इनकी 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, तो 6 का मान कितना आ गया 72, तो 5 का मान कितना आ गया 60। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो ये दूसरा CP2 हो गया, ये CP1 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये कह रहा है कि मिश्रण को 60 रुपए प्रति kg पर बेचा जाता है। पूरा मिश्रण है 3:2 का, इसको एक बार एक 3 है एक 2 है, और इसको टोटल जो 5 है ना वो 64 रुपए से बेचा जाता है। इनके 320 रुपए में मैं टोटल बेचूंगा इसको। ठीक है, जिसमें से मेरा क्रय मूल्य क्या होगा, CP1 कितना है 62.5। इनके 3 का मूल्य मुझे ये चाहिए और 2 का मूल्य 60 के हिसाब से। यानी कि पहले वाले 3 का तो मेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 62, इनकी 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे इनकी 150 और 12.5 37 इनके 187.5 रुपए। जो CP1 वाला है 3 अनुपात वाला, उसका क्रय मूल्य हो गया, और इसका 120। इनके टोटल क्रय मूल्य मेरा क्या हो गया 307.5, और विक्रय मूल्य क्या होगा 320। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, SP माइनस CP अपॉन CP। तो मेरा कितना, इसमें से इसको घटाओगे तो 12.5 बटे 307.5 इंटू 100, यही निकालोगे। ये इससे ये कट जाएगा 5 बार 25 से, 5 25 से एक बार 5 2 और 7 3 123, यानी कि 500 बटे 123, 123 इंटू 4 कितना होता है 492, यानी कि 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 5 नहीं आएगा, 4 ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 4 से थोड़ा सा बड़ा, 4.1 मेरा आंसर आ गया। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में भी आंसर देख सकते हो आप लोग। सॉरी। एक आयत की लंबाई चौड़ाई, उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने का समीकरण एक बार बताओ। क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई यही होता है क्षेत्रफल। एक बार बताओ, अगर मैं चौड़ाई को x मान लूं तो मेरी लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई x हो गई तो लंबाई मेरी क्या हो जाएगी x+5। यही बोला है इसने, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई x इंटू एक्स की x+5 बराबर कितना हो 215। तो ये कितना x² + 5x बराबर 215। सोल्व कर दो, इसको इधर ले आओ तो x² + 5x - 215 बराबर 0। ये मेरा आंसर हो गया। कहाँ है भाई? अच्छा, इसने x नहीं माना, इसने w माना है, तो x की जगह w रख दो, ये नहीं होगा, प्लस ये हो गया, बी आंसर हो गया बी। इसने w माना है तो x की जगह w रख दो आप लोग, इतना तो समझते हो ना। नेक्स्ट, कुछ पेन टेप का औसत क्रय मूल्य 2500 रुपए है, जबकि कुछ व्हाइट बोर्डों का औसत क्रय मूल्य 1200 रुपए है। यदि दोनों वस्तुएं पेन टेप और व्हाइट बोर्ड का औसत क्रय मूल्य 2000 रुपए है, तो कुल वस्तुओं में व्हाइट बोर्डों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पढ़ते आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी, एलिगेशन। ये कौन सा, ये पेन टेप है, ये व्हाइट बोर्ड है, और टोटल कितना है 2000। खत्म कर दो, 8 और ये 800 500, 500 800, रेशो क्या आ गया 8:5। इसने क्या पूछा है, व्हाइट बोर्डों का प्रतिशत 5/13 इंटू 100, 500/13, 13 39, 11 108, सॉरी 38, 104 6 और 0 4, इनकी 38.4 समथिंग आएगा, 38.4 38.4 38.4 सी। देखो थोड़ा सा पास्ट रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई, क्योंकि अगर मैं डिटेल में समझाने लग गया ना बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, मैथ ही आप लोगों की सोल्व होगी। मैं सोचता हूँ कि जितना समय में 1 घंटे में आपको जितना सोल्व हो जाए ना उतना बढ़िया रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रख रहा हूँ। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लेना, सॉरी दोस्तों, है ना। रोहित अपने आयोग भाई, इनकम क्या होती है, इनकम तो यही होती है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होती है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। रोहित अपनी आय का 20% बचाता है, इनकी 20% को 1/5 लिख सकते हैं। इनकी अगर 5 इनकम है तो 4 वो खर्च करता है और बचाता कितना है 1। यदि उसके वे ये एक्सपेंडिचर है ना, ये सेविंग है, ये इनकम है, सॉरी इनकम है, तो इसमें क्या है 12.5% की वो वृद्धि करता है और आय में
27% की वृद्धि होती है। समझना मेरे बात, बचत में एक वृद्धि पूछा है भाई। एक बार बताओ, 5 इनकम है, 27 की वृद्धि हो रही है, तो टोटल 135 की वृद्धि हुई है। अगर मैं 135 में से एक्सपेंडेड, भाई एक बार बताओ, इनकम में से मैं अगर वे घटा दूंगा तो मेरा सेविंग बच जाएगी 12.5 इंटू 4 50, यानी कि मेरी जो सेविंग आ जाएगी वो 85% आ जाएगी। अगर यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 2 या सेविंग जितने का भी होगा ना उतने का भाग देके देख लेना, इनकी 85% मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे एक ही है तो भाग देने की जरूरत नहीं थी। आपको सबसे बेस्ट मेथड से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है। एक बार बताओ, 5 से इसको काट दोगे तो कितना बचाएगा, 5 बार, 3 से इसको 3 बार, तो इसको सोल्व करोगे तो -3/5 आ जाएगा। इसको सोल्व कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, 10 में से गया -9/5। सोल्व कर दो भाई, 5 कॉमन ले लो, -3 -9 -12/5 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेशन ए और बी 1800 किलोमीटर की दूर, मतलब एक दूसरे से 1800 किलोमीटर दूर है, समझना। ट्रेन ए से बी की ओर, एक ट्रेन ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 100 किलोमीटर की गति से चलती है, और एक और ट्रेन उसी दिन 8 बजे बी से ए की ओर चलती है, यानी कि दोनों आपस में विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि डिस्टेंस जुड़ेगी, सॉरी स्पीड जुड़ेगी। अगर स्पीड जुड़ेगी तो समझो मेरी बात को, अगर ये 7 बजे चल रही है और ये 8 बजे चल रही है, मैं काम करता हूं, अगर मैं दोनों को सेम, भाई मतलब स्पीड जोड़ने के लिए एक चीज बताओ, सेम पॉइंट पे होना जरूरी है ना, यानी कि सेम टाइम पे होना जरूरी है। तो मैं 7 बजे से चला के उसको भी 8 बजे कर देता हूँ, यही चीज कर सकता हूँ मैं। इनकी 100 की स्पीड से चलेगी तो वो 8 बजे तक कितनी कवर कर चुकी होगी, 100 कवर कर चुकी होगी। 8 बजे तक 100 कवर कर चुकी होगी, टोटल कवर कितना करना था, 1700, सॉरी 1800। अगर मैं 1800 में से 100 घटा दूंगा, मैं टोटल 1700 बच जाएगी, 1700। अब मुझे 8 बजे के बाद दोनों तरफ से मुझे कितनी करनी है, 1700 कवर करनी है, 1700। अब 1700 कवर करनी है तो अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक ए से बी की तरफ जा रही है, एक बी से ए की तरफ जा रही है, तो डिस्टेंस जोड़, सॉरी स्पीड जोड़ो, 325 प्लस 100 425। 425 कितने घंटे में कवर करेगी भाई, 4 घंटे में, 4 आवर, इनके 8 बजे प्लस 4 घंटे कितना हो गया, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे वो एक दूसरे को पार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 450 केजी चावल 40 रुपए प्रति केजी की लागत पर बेचने का दावा करता है, ओके, लेकिन 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम के भार का वजन का उपयोग करता है। बच्चे हुए चावल को काला बाजार में 2520 रुपए का लाभ कमाता है, और चावल के प्रति केजी काला बाजार और मूल्य का अनुपात। एक बार बताओ, 1 केजी की जगह वो हर बार क्या बेच रहा है, 900 ग्राम, 900 ग्राम, तो हर किलोग्राम पे वो कितना बचा रहा है, 100 ग्राम, यही बचा रहा है, समझना। मूल मूल मूल्य तो उसने दे रखा है 40 रुपए, ठीक है सर, 40 रुपए दे रखा है, ओके। अब देखना, 1 केजी पर वो 100 ग्राम बचा रहा है, तो 450 केजी पर वो कितना बचाएगा, 450 इंटू 100 ग्राम। अब ये तो ग्राम में आ गया, अगर मुझे किलोग्राम में बदलना है तो मैं 1000 से गुणा कर दूं, 1000 से भाग दे दूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि वो 45, 450 किलोग्राम पर वो 45 केजी कितना बचा रहा है, वो अपने पास, और इसे काला बाजार में बेच देगा। ये 45 केजी से कितने में बेचा, 2520 रुपए में, 2520 रुपए में। तो 45 से 9 से कितने बार काटोगे आप, इसे 5 बार, 9 से 2 बार, और 7 2 8, इनकी 56, इनकी 56, इनकी वो काला बाजार में 1 केजी का मान उसका 56 हो गया। इसने यही पूछा है, 56 और 40 का रेशो, 7 से काट दो 5, ओ सॉरी 8 से काट दो 5, और 7 बार, 7/5, ये मेरा आंसर हो गया। बड़ा अच्छा और थोड़ा सीधा सा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी है, आप लोग लैंग्वेज अच्छे से पढ़ेगा तो आराम से हो जाएगा ये। एक नाव की चाल,
और धारा की चाल का अनुपात 35:8 है। धारा के अनुकूल, एक बार तो नाव धारा के अनुकूल जाएगी तो आप लोग सब लोगों को पता है धारा के अनुकूल जाने पर नाव और धारा की चाल जुड़ जाती है और विपरीत जाने पर क्या हो जाती है, घट जाती है। नाव को वापस आने में यानी कि घटने वाले समय अपने को ज्ञात करना है। 35 और 8 कितना होगा, 43 की स्पीड से कितना 5 घंटे और 10 मिनट। 5 घंटे और 10 मिनट को 1/6 लिख सकता हूँ, यानी कि 31/6 लिख सकता हूँ ना। ये तो इतना तो जानता ही होगा। ये मेरी क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई जो नाव द्वारा चली गई है। भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताओ। भाई डिस्टेंस बराबर तो यही होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने ये स्पीड आ गई और ये टाइम आ गया। अब ये मेरी टोटल डिस्टेंस आ गई। अब समझना, वापस आना है तो इसी डिस्टेंस को मैं कितना 35 - 8 इनकी 27 की स्पीड से कवर करना है मुझे, 27 की से। ये टोटल मेरी डिस्टेंस आ गई बटे 6 और मैं 27 की से कवर करना चाहता हूं। अब कर दो भाई, 31 थी 93, 9 बचा 31, 124, 133 कितना आ गया भाई, 31 थी 93, हाँ सही है सही है, 27 चंगा 162। अब एक बार बताओ, क्या 5 घंटे होगा, ये तो 800 ही हो जाएगा, तो 5 घंटे होगा नहीं। ऊपर जाओगे तो 1400 से ऊपर आएगा, 1400 ये भी नहीं होगा। 6 घंटे में जाओगे 1696 इनकी 1000 के समथिंग आएगा, नहीं होगा। एक ही आंसर बच गया। आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेशन में मैंने देखा है, मल्टीप्लाई करके देख लेना 162 इंटू 8 को 6, 1296, 1296 यानी कि 1300 के समथिंग 8 घंटे कुछ मिनट। अब एक बार बताओ, अगर 162 एक घंटे में 162 जा रही है तो 8 तो 15 मिनट में कितना जाएगी, 81 और 40.5 के समथिंग, 40.5 के समथिंग। यानी कि अगर मैं इसमें 40.5 जोड़ दूं तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1336 के समथिंग जाएगी। 1336 से कम है, यानी कि 15 मिनट से भी कम लगेगा, यानी कि 13 मिनट के समथिंग लगेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक चुनाव में राशिदा सुहाना केवल 2 प्रत्याशी थे। डाले गए सभी वोट इन दोनों प्रत्याशियों में से किसी एक के पक्ष में गए। ओके, यदि रशीदा को 48% मिले और सुहाना से 832 वोटों से हार गई। एक बार बताओ, अगर रशीदा को 48 मिले तो सुहाना को, एक बार बताओ, 100% टोटल वोट है। अगर 48 रशीदा को मिल गए तो सुहाना को कितने मिलेंगे भाई, 52। बस जो बचे हुए वोट है वो इसको मिल जाएंगे, क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है कि कितने कितने तो वैलिड रहे, कितने अनवैलिड हुए, कितने ने नहीं डाला टोटल इसने वोट में से। अब ये जो 4 का मान है ये कितना आ गया, 4 का मान कितना आ गया, 832। भाई एक को 48 मिले, एक को 52% मिले, तो 52% वाला सुहाना कितने से जीत जाएगी, 4% से। और इसने बोला है वो क्या है ना, सुहाना से जो राशिदा है ना, यानी कि सुहाना 832 वोटों से जीत गई। रशीदा के पक्ष में कितना वोट पड़ा है, 48%। तो मुझे 4 का मान दे रखा है, मुझे 48% का मान चाहिए। 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 12 96, सॉरी 12 2 24, 2 बच गया, 12 36 38, 3 बच गया, 12 96 99, इनके 99 84 मेरा आंसर हो जाएगा। ए मेरा आंसर। देखो एग्जाम में इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन को हम 20 मिनट से भी कम समय में कर सकते थे। किसना 15,000 रुपए में एक गाय खरीदता है, एक वर्ष के बाद 18,500 रुपए में बेच देता है। एक वर्ष के बाद वो फिर से उसी गाय को 19,000 रुपए में खरीदता है और 22,300 रुपए में बेच देता है, तो किसना का कुल लाभ। एक्चुअल में ये जो दिया रहा है फिर से उसी गाय को, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए है। एक्चुअल में मैं कहता हूं कि मैंने एक गाय खरीदी और 15,000 से 18,000 में बेच दी, यानी कि पहले मैंने 15,000 में खरीदी थी, अब 18,500 में बेच दी। अभी कहता फिर उसी गाय को, मैं कहता हूँ कि उस गाय के से मरने दो, आप एक काम करो, दूसरी गाय खरीदो 19,000 रुपए में, अब इसको बेच दो 22,300 रुपए में। ये टोटल मेरा सीपी हो गया, टोटल एसपी हो गया, मुझे कितना 34,000 का सीपी हो गया, और ये 3 8 और 40,800, ये मेरा टोटल एसपी हो गया। मुझे कितना मिला, 16,800 रुपए का लाभ मिला 34,000 रुपए पर। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 00 से 00, 34,000 आएगा ना, एक और जीरो आएगा, 00, 20%, 20% का मुझे लाभ हुआ, खत्म।
अब आप लोग वो सेम बोल के आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूज करेगा बस, और कुछ नहीं है। और बहुत लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे। नमन 3,48,20 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वो उधार ली गई मूल राशि को की वापसी के लिए 15,090 का भुगतान करता है। ओके, यदि नमन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल हो। वाह, एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन। हो सकता है 3-4 मिनट लग जाए, लेकिन मैथ और रीजनिंग आप लोगों के लिए करवाना जरूरी है। जो क्वेश्चन छूट जाएंगे मैं उनको बाद में करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। मैं क्या कहता हूँ, फर्स्ट ईयर में मैंने क्या किया, 3,48,20 मैंने क्या किया, 8% की ब्याज से 1 वर्ष के लिए मैंने यहाँ से कुछ ऐसा ही कमा लिया। तो कितना कमा लिया, 0। एक काम करना, 12, 16, इनकी 10 का भाग देने में आसानी रहेगी। 16, 8, 8, 64, फिर ये 8 और 7 और 2, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, 27,841 में 10 का भाग दे दूंगा तो ये मेरा पहले वर्ष का ऐसा ही आ गया। अब समझ लो, अब ये यहां क्या कर रहा है कि पहले वर्ष के उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए, यानी कि मूल राशि में से वो 3,48,020 में से वो क्या कर रहा है, 15,090 वापस दे रहा है। मूल राशि में से, ब्याज से उसे कोई मतलब नहीं है। मूल राशि में से दे रहा है 3, फिर क्या बच गया, सॉरी, 3,9,2,3,3, यानी कि 3,32,930 बच गए। अब इस पे क्या है, दूसरे वर्ष फिर वो ब्याज पे देता है, मतलब दूसरे वर्ष ओब्वियसली फिर दोबारा ब्याज करेगा। ये सेकंड वर्ष 3,32,930 इंटू 8 इंटू 1/10, ये 0 कट गया। अब यहां से फिर कर दो आप 4, फिर यहाँ दो जुड़ेगा 4, 3, 6, 6, 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। ये मेरे, अब 10 से भाग दोगे तो एक संख्या के बाद बिंदु लग जाएगा। ये मेरा पहले वर्ष का ब्याज आ गया। अब दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया 30। भाई दूसरे वर्ष के अंत में तो मैं ब्याज प्लस मूलधन चुकाऊंगा ना, तो मूलधन प्लस ब्याज कितना हो जाएगा, 3,32,930 प्लस 27,841.6 और एक 26,634.4, इनकी 0.5 और ये 7, 10 रे 11, सॉरी 10, हाँ एक ही है, हाँ 10 आएगा। इनकी 0.6 आएगा, 0.06 बस जोड़ लेना भाई आगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दोबारा देखना, मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया। 28 मिनट यानी कि मैंने आप लोगों की 20 क्वेश्चन मैथ्स के करवाने में मैंने आप लोगों को 32 मिनट दिए है भाई। इससे ज्यादा समय मैं दे नहीं सकता। रीजनिंग को थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा, इसमें लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है बस। एक बार बताओ, 80, 70, 60, इसी प्रकार 10, 15 और 20, बस खत्म। 20 आंसर मेरा। इधर 10 कम किया जा रहा है, इधर 5 बढ़ाया जा रहा है। दो दो सीरीज दे रखी इसने एक्चुअल में। अब इसको सोल्व करोगे आप। एक बार बताओ, यहाँ मुझे 24 चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना चला जाएगा, 1300 से ऊपर चला जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, भाग करूंगा। सब में भाग कर रखा है, ठीक है। तो अब दूसरे वाले को सोल्व करके देखता हूँ। 117 भाग 13 प्लस कितना है भाई, 18 भाग 3 माइनस 16 प्लस 23, ये 13 नाम प्लस 54 माइनस ये कितना 39, 63 माइनस 39, बिल्कुल 24 मेरा आंसर आ गया। बस बी मेरा आंसर हो गया। बस पहले आपको जो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ढूंढना होता है, वो ढूंढना होता है क्या, भाग कहां से देते हैं। मैं भाग कहां से दे सकता हूं, क्वेश्चन को सोचो, इसको थोड़ा सा सोचो आप। 10 किसके पास है बताओ सर, 10
9 के पास है, 27 किसके पास है, 26 किसके पास, 27 के पास। 9 और 27 कैसे बना होगा, 10 में से एक क्या होगा, 26 में से एक क्या होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, एक तरफ 3 का क्यूब माइनस 1। एक बार बताओ, यहाँ पे अगर मैं -1 कर दूंगा तो 7 का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरीके से 7 का क्यूब -1 करना पड़ेगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 माइनस 1, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 342। खत्म। नेक्स्ट, टी कितने पे आता है, 20 पे, और वी 22 पे, 13 पे और 15 पे। ये -7, ये -7, तो ये -7 का मतलब 0 का मतलब 26, 0 का मतलब 26, 18 7, 18 में 7 गया तो 11, 11 पे एल, सॉरी 11 पे के। ये देखो थोड़ा सा मैनुअली भी करना पड़ेगा आप लोगों को, जो इनकी प्लेस वैल्यू ने वही याद होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन। ए बी का पति है, ए किसका पति है भाई, बी का। सी का केवल एक पुत्र डी है, ओके, जो ई का भाई है, ओके, इस लाइन को बी के लिए छोड़ दो, मुझे नहीं आया। बी है ना, बहू किसकी है भाई, एफ की बहू है, इनकी एफ, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, इनकी एफ एक खुद पुरुष रहा होगा भाई। अगर पत्नी की मृत्यु रही होगी तो एफ एक मतलब, एक मिनट इसको रिवर्स करो थोड़ा सा, तो ये अगर इसकी बहू है तो इसका पापा कौन रहा होगा, एफ, ठीक है। सी एफ का पुत्र है, यानी कि इसका भाई होगा सी भाई। अगर एफ का पुत्र सी है तो ए का भाई रहा होगा, जो ई का भाई है। सी का केवल एक पुत्र है, कौन, डी, जो किसका भाई है भाई, ई का भाई, ई का भाई। ई के बारे में जेंडर हमें नहीं पता, क्या जेंडर है। ये पूछा परिवार में कुल पुरुष सदस्य कितने, 1 2 3 4 टोटल है। पांचवे का हमें जेंडर नहीं पता, तो हम पांचवा लगा ही नहीं सकते। ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, ई, ठीक है। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। अब भाई देखो, खोलो कागज को, यहाँ पे एक ये वर्ग जैसा बन जाए, सॉरी वर्ग जैसा बन जाएगा, तो ये दो वर्ग बन जाएंगे, दो वर्ग बनेंगे, दो वर्ग ये रहे भाई। थोड़ा सा खेलना सीखना भाई, मतलब मैनुअली करने सीखना। ये एक पे, ये 24 पे 3 कम हो रहा है, ये भी, ये 21 पे ये भी 3 कम हो रहा है, 3 18, 18 सब में ही है। ये 5, ये 2 3 कम, फिर 3 कम, तो ये 25 और 3 22, 22 पे क्या आ जाएगा, यूं तो नहीं आएगा, इन तीनों में से कोई आएगा। ये 10 है, ये 7 है, फिर 3 कम, ये 2 है, सॉरी 4 है, तो ए आएगा, ए सॉरी, हाँ ए आएगा, ठीक है ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी भाई। 4 में से 3 गए तो एक ही बचाना, एक पे कौन आएगा, ए। नेक्स्ट, 5 व्यक्ति जे एन पी आर और एस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मतलब मुंह करके बैठे हैं। जे और एस के बीच केवल एन बैठा हुआ है, ओके। अब एक बार बताओ, अगर मैं यहां से इसको बनाने लग गया इस लाइन को, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मुझे एक ऐसी चीज बनानी है जो सब पे लागू होती हो। किस पे, मतलब बिल्कुल स्टेबल बैठ रही हो। जे आर के दाएं बैठा है, जे किसके दाएं बैठा है भाई, आर के दाएं बैठा है, ओके। अब यहां से समझना, जे और एस के बीच एन बैठा हुआ। अगर मैं एस को इधर लूंगा तो आर बैठ गया, जबकि कौन बैठा है, एन बैठा है, तो जे को मुझे एस इधर लेना पड़ेगा, एन इधर लेना पड़ेगा। अब देख लो भाई, एस पी के ठीक बाएं बैठा है, एस पी के बाएं बैठा है, बस खत्म हो गया। अभी पूछ रहा है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे, बस खत्म। बाएं छोर से दूसरे स्थान पर जे, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन हो गया। अब दालें, काला चना है, तो अनाज क्या है, अनाज एक चावल है भाई। सोल्व कर दो फटाफट। 63, देखो मुझे भाग चेंज करने की जरूरत नहीं है, समझना, तो मैं भाग को कहीं भी चेंज करूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं भाग को चेंज कर दिया तो मैं 11 88 में किसका भाग दूंगा। तो मैं पहली चीज को सोल्व करता हूं पहले। 63 बराबर, यहाँ माइनस कर दिया बराबर की जगह, 56 प्लस 88
भाग 11 बराबर 15। क्या ये 15 आएगा? ये 8 आ गया, यहाँ 8 आ गया, 63 8, बिल्कुल 71 माइनस 56 यानी कि 15, बिल्कुल मेरा ए आंसर हो गया। भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, मैंने हर बार बताता हूँ कि भाई सबसे पहले भाग वाले के ऊपर क्या विधि लगा सकते हो वो सोचो। बी 2 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 7 पे आता है। ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ओके, इसका उल्टा क्या होता है? 25, और ये कितना हो गया? 7, सॉरी 25 9, और ये कितना हो गया? 18 13, और ये 20। एक चीज दिख गई मुझे, ये 20 को यहाँ ले आया और ये 25 को इधर ले गया, यानी कि 20 13 18 नहीं है इनकी, इसने ऐसे कैसे? इनकी आई क्या है? आई एक वोवल है, वोवल को इसने सेम रख दिया, बाकी का सबका उल्टा कर दिया। ठीक है, इसने 9 को 9 रख दिया, फिर 9 25, बिल्कुल ये सही हो गया। देखो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, आई को इसने 9 का 9 ही रखा है। ठीक है, अब एल का उल्टा क्या होता है भाई? लो एन का मतलब क्या होता है? एन, एल का मतलब लो एन, एन की ओ होगा, सॉरी ओ ही होगा ना। तो 15 22, एक का एक ऐसे कैसे रखूंगा मैं? 22, सॉरी 7, उल्टा लिखना है ना, इको में 5 के 5 लिख दूंगा। तो अब उल्टा लिख दो वापस, 5 7 1 22। अरे यार कैसे गड़बड़ हो गया? 5, वी का उल्टा 5 होगा ना? अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, वी का उल्टा 5 होगा। 5 5 1, एक मिनट हटाओ उसको, लॉजिक तो पकड़ में आ ही गया। 12 का उल्टा कितना होता है? 15। ई का उल्टा 5 का 5, क्योंकि वोवल का तो कोई उल्टा ही नहीं लिखना भाई। 5 और ये 5, तो यानी कि 5 5 1 5 और फिर 15, बस यहाँ एक है भाई। तो आंसर क्या हो गया मेरा? सी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से करना आप लोग, मैं तो फंस गया था मैं भी खुद भी अभी। कन्वेंशन को आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो भाई, एक चीज देखो, ये 3 है, स्टार्टिंग में 3 है, ये 3 है, इनको भी 3 है। अब एक चीज देखना, यहाँ आई है, आई ठीक है ना। एक चीज मैंने देखी कि ये स्टार्टिंग वाले है ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर, इनके आरोही क्रम में शुरू किया गया है, यानी कि ई आर और एस, और फिर वी के बाद डब्ल्यू आता है, प्लस एक एक किया गया है ई एफ। तो एस टी पी क्यू ओ पी एन ओ डी ई, और फिर यहाँ वापस ई एन टी, ई आर एस टी क्यू। अच्छा, एस तो पी क्यू, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, ई आर एस क्यू पी ओ ई ओ नहीं ओ ई, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया? डी। भाई यार अच्छा क्वेश्चन है यार ये। नेक्स्ट, सोचो सो रीजनिंग, सोचो भाई सोचो, इसको कैसे बनाएगा होगा? ये बाहर आ गया तो, अगर ये बाहर आया तो ये बाहर आया होगा, इनकी बाहर एक त्रिभुज रहा होगा, त्रिभुज। अब देखना, बाहर एक त्रिभुज रहा होगा, बाहर त्रिभुज कौन से में? ए और सी दोनों में बाहर एक त्रिभुज है। एक चीज देखो, ये जो बाद में, ये जो बाद में ये बाहर आया ना, वो पहले अंदर रहा होगा, यानी कि ये जो बाद में बाहर आया वो पहले अंदर रहा होगा। त्रिभुज के अंदर क्या रहा होगा? पंचभुज। पंचभुज कहाँ है भाई? पंचभुज ये रहा, ए में तो नहीं है तो फिर सी में ही होगा, ये रहा पंचभुज अंदर, बिल्कुल। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, मैं आप लोगों की चीज में एक ही दिमाग डालता हूँ। क्या डालता हूँ बताओ? दो, सबको गिन लो कितनी संख्या है ये टोटल? 2 5 10 14 16 16 4 20। अब 20 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ? 4 5 और 10 दो, इन तरीकों में तोड़ सकता हूँ। लेकिन अब तोड़ा हूं, पहली बात तो मैंने एक चीज देखी, 4 में तोड़ूंगा, 4 में तो मुझे पी क्यू आर दिखा, लेकिन ये आर यहाँ दिख रहा है, फिर इधर एस दिख रहा है, तो मेरा कुछ बैठा नहीं, तो मैं 5 में तोड़ के देखता हूँ।
3 और 2 5, पी आर, पी क्यों आना चाहिए, आर एस टी। अगर मैं इसको ये 5, 1 मिनट रुकना, 3 2 5 टी, 3 2 5 यानी कि टी यू वी 5, वी के बाद डब्ल्यू नहीं आएगा ना, लेकिन फिर अब मैं 10 में तोड़ के देख सकता हूँ, एक काम करूँ, 10 में 3 6 9 और 1 10, 10 ओके। एक बार देखो, एक चीज देखनी है आपने, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्यू आना चाहिए, क्योंकि एक बार बताओ, पी एक है, क्यू 2 बार है, आर 3 बार है, एस 4 बार होगा, 4 बार। इसी प्रकार टी 1 बार है, यू 2 बार होगा, वी 3 बार है, डब्ल्यू 4 बार होगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया बताओ, क्यू एस यू डब्ल्यू, क्यू एस यू डब्ल्यू, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, डी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मतलब क्वेश्चन अच्छे दिए, ऐसा नहीं है। अब बताओ, प्रतिबिंब बताना है भाई। देखो ये इधर आएगा, ये इधर इधर उल्टा हो जाएगा, देखो ए में भी है, बी में भी है, सी में नहीं है, डी में भी है, ओके ओके। इनकी मेरा आंसर कौन सा, सी वाला तो खत्म, अब डी वाला, मतलब सी वाला खत्म, मैं देखूंगा नहीं। अब ये देखो, ये वाला निशाने ने नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये कोने वाला निशाने ने नीचे रहेगा। पहले में ऊपर ले आया तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। यानी कि अब कौन सा बच गया, अब तो एक ही, दूसरे में भी सॉरी डी वाले में भी ऊपर लिया है, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, बी। बस एक ही बच गया ना, तो बी। आप लोगों को पहले वो एलिमिनेट करना है जो नहीं हो सकते। बहन महिला मनुष्य, भाई जितने भी मनुष्य हैं वो, जितने भी बहन और महिलाएं, वो मनुष्य तो है ही सही, और कुछ महिलाएं बहनें हैं, यानी कि जितने भी महिलाएं वो बहनें तो है ही सही, महिलाएं जितनी भी बहनें वो महिलाएं, यानी कि तीनों एक दूसरे के अंदर हो जाएंगे भाई। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। भाई समझो, किसी को नहीं समझ में आए तो समझो, जितने मनुष्य के अंदर ही महिलाएं आएगी और महिलाओं के अंदर ही बहनें आएगी, बस खत्म। 17वां नंबर क्वेश्चन, मैं इधर खोलूंगा तो यहाँ एक त्रिभुज जैसा बनेगा, त्रिभुज मतलब वर्ग जैसा बनेगा, वर्ग जैसा, जो भी टेढ़ा बनेगा टेढ़ा, और यहाँ क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा, वर्त, ओके। इनके दो वर्त और दो वर्ग बनेंगे, लेकिन वर्ग इधर बने, एक वर्ग इधर बनेगा, एक वर्ग इधर बनेगा, दो ये वर्त बनेंगे इनकी। कहाँ है भाई, ये देखो, अच्छा 3 बन रहे हैं क्या, एक मिनट रुकिए, फिर ये 3 कैसे बन गए यार। अच्छा ये ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी खुलेगा ना, ये यहाँ भी, ये भी इन्होंने ये लाइन भी डाल रखी है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो भाई, जिसको भी मेरे सॉल्यूशन में कुछ कमी लग रही है, वो वह क्या कर सकता है, वो कमेंट करके बता सकता है कि भैया ये सुधार कीजिए आप, मैं वो कोशिश करूंगा कि वो सुधार करूं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यू पुत्र है किसका, जे का, ओके। बराबर का मतलब क्या है, बी ए की पुत्री, यानी कि एक मिनट, ओ पुत्री है किसकी, यू की, ओ पुत्री है किसकी, यू की, ओके। बाद वाला देख रहा है, अच्छा खेल रहा है इसने, यानी कि एफ किसका भाई है, ओ का, एफ भाई है ओ का, ओके सर। प्लस का मतलब ये बहन है, आर किसकी बहन है, एफ की। बराबर का मतलब ये देखो, पी पुत्री है आर की, ओके सॉरी, पी 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 है ना, पुत्री। अब पूछा क्या है, यू पी से किस प्रकार संबंधित है, यू यू तो पी का ग्रांड फादर हो गया ना, दादाजी हो गए। देखो, इसके माँ के, मतलब ग्रांड फादर बोल सकते हैं, माँ की पिता की बात कर रहा है, माँ के पिता, इनके नाना की बात कर रहा है, इनके ग्रांड फादर बोल सकते हैं जिसे। नेक्स्ट, फटोरे यार, मैं तो अंग्रेजी शब्दकोश में जमा दो भाई, डब्लू तो सबसे पहले आएगा, सही, डब्लू डब्लू डब्लू। ए, उसके बाद सब में ए है, ठीक है, ए के बाद आर है, सब में आर है, तो अब यहीं से रोल, आर के बाद से रोल समाप्त होगा, ई आएगा, सी आएगा, पहले डी आएगा, सबसे पहले सी आएगा, इनमें 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा,
365 ढूंढो भाई, 365। ये रहा। अब 2 आएगा, 4 और 1 में से कौन सा पहले आएगा, ए और डी में ढूंढ लो भाई। 1 या 4 में से कौन सा पहले आएगा, पहले 4 वाला आएगा फिर 1 आएगा, पहले 4 वाला फिर 1, ये रहा डी। नेक्स्ट, ब्लिंक को 78 लिखा जाता है, ओके। बी कितने पे आता है, 2 पे, ये 12 पे, ये 9 पे, ये 14 पे, ये 11 पे। क्या इसको जोड़ने पे 78 हो रहा है, 14 9 23, 23 14 37 48, 48 नहीं है तो नहीं, ये 25 इसका उल्टा, ये 15 उल्टा, और ये कितना हो गया भाई। एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, वोवल है, इस बात का भी ध्यान रखना, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था ना बी। 13 और ये 16, 25 और ये 40, इसको मत जोड़ो अभी, अभी इसको रन दो, इसको रन दो। 25 40 और 13 53 69, 69 और 9 जोड़ दूंगा, यानी कि वोवल को सेम संख्या जोड़ी गई है, इनके 78 हो जाएगा। अब इसमें भी देखो, एफ का उल्टा कितना था, F6 पे था 21, वोवल को तो सेम ऐसा लिखना है, 18 का उल्टा 9, ये कितना है 19 तो 8, ये 7, 21 और 9 40 49, सॉरी 21 और 9 30, 39 47 और 7 54, 54 मेरा आंसर आ गया डी। उम्मीद करता हूं ये आपकी रीजनिंग भी समाप्त हो गई। अब 10 मिनट बकाए, इस बीच अपने को क्या करना है भाई, फटाक 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 जीके और हिंदी कर देनी है। जीके कहाँ है भाई, ये रहे जीके, करते जाओ फटाफट। भारतीय उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताओ। राज्य विधानमंडल के सदस्य उनके चुनाव में भाग नहीं लेते, बिल्कुल ये बात सही है। पदेन सभापति होती है, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 साल में होता है, सही है, तो यही गलत होगा फिर। इसमें क्या है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से उनके पद से हटाया जा सकता है, नहीं, लोकसभा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। लोकसभा में सिर्फ सामान्य बहुमत ही मिलता है, यहाँ को जो इसका इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादातर राज्यसभा का ही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की गई जिसका उद्देश्य ग्रामीण संख्या को जन संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। यार ये शायद पता नहीं यार। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है, बताओ। ये होता है भाई सारंगी। कौन सी, सारंगी। नेक्स्ट, छऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य प्रचलित नहीं है, तो मैं बता दूं, ये 3 राज्यों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में प्रचलित है और मध्य प्रदेश में नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन एक बात बता देता हूं, असम में कौन सा है, असम में जो मयूरभंज है ना, मयूरभंज छऊ असम का है। पश्चिम बंगाल का कौन सा है भाई, पुरुलिया। मैं थोड़ा सा जो मुझे आता है आप लोगों को बता देता हूँ, पुरुलिया छऊ। झारखंड में कौन सा है भाई, सराय केला, ऐसा कुछ है, सराय केला छऊ। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये है भाई कौन सा, डांडिया। डांडिया ऐसा है, डांडिया। अब एक बार बताओ, कुछ आप लोगों को, भांगड़ा कहां मनाया जाता है, भांगड़ा पंजाब में, रासलीला यूपी में, कालबेलिया राजस्थान में। ठीक है, भांगड़ा पंजाब में, रासलीला यूपी में और कालबेलिया राजस्थान में। मैंने ये चीज भी आप लोगों को बता दी है। डांडिया गुजरात में सबको पता है, सबसे प्रसिद्ध। कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को कहां अपनाया था, सबको पता है, वर्धा में अपनाया था। कहां से शुरू किया गया था, बताओ फटाफट। गवालियर टैंक मुंबई से। कब किया गया था, 8 अगस्त 1942। यहां पे ही करो और मरो का नारा दिया गया था, करो और मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भी यहीं दिया गया था। ये दिया तो गांधी जी ने था, लेकिन इसका जो मतलब बनाया किसने, कह सकते हैं कि इसकी जो जड़ थी ना, भारत छोड़ो आंदोलन की जड़ किसने तैयार की थी, ये थी यूसुफ मेहर अली ने। किसने, यूसुफ मेहर अली ने।
यूसुफ मेहर अली, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों के लिए। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता है? उसे अग्रहार कहा जाता था, जो अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन में सेम क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? सबको पता है, समान सिविल संहिता संबंधित है। कहाँ है भाई? समान नागरिक संहिता, ये रहा, डी। नेक्स्ट, 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारतीय किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो बताओ। ये की थी शायद आईएमएफ ने की थी, आईएमएफ ने। किसने? आईएमएफ ने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बैटिंग क्रिकेट में है, गलत पूछा है, गलत, युग्म सही नहीं है। गोल नेट बॉल में बिल्कुल तो दोनों सही है, जबकि इसने गलत पूछा है, ध्यान रखना इसका। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ना तो ये सही। निम्नलिखित में से कौन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि पूर्व में जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता, उसका पहला प्राप्तकर्ता कौन था? सबसे पहले बताओ, ये पहली बार कब दिया गया था? 1991-92 में। किसको दिया गया था भाई? ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद किसके खिलाड़ी है बताओ? चलो, शतरंज के खिलाड़ी। 1900 जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। सितंबर 2025 में आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सबको पता है, तो किसको किया गया बताओ? शिरीष चंद्र मुर्मू। कौन? शिरीष चंद्र मुर्मू। अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप, सबको पता है, अंडमान और निकोबार में स्वराज द्वीप। मैं देखो ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी हिंदी भी करवानी है, इंग्लिश भी करवानी है, दोनों सब्जेक्ट आप लोगों को करवाऊंगा मैं। 2025 में इंडिया एआई पहल किसने शुरू की थी? पता नहीं यार ये। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये मैंने जब ग्रुप डी की मॉक करवा रहा था तो ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने आप लोगों को, कि ये वनतारा ये क्या है? जामनगर से शुरू किया गया था। कहां से? जामनगर से, ध्यान रखना। इसका उद्देश्य था एक उन्नत पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करना। वडनगर या जामनगर ऐसे कुछ शुरू किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संविधान अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया है? तो सबको पता है, 67 में उसका अनुच्छेद, 67 अनुच्छेद है ना, उसमें उसका इस्तीफा जो देता है 67 में। भारत में एंटी डंपिंग डंपिंग और एंटी सब्सिडी और प्रति संतुलन उपाय किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाते हैं? यार ये नहीं पता। ये जहां तो मुझे नाम से लग रहा है ना, ये वाणिज्य को नहीं, इसको वाणिज्य नहीं, रहने दो, फिर छोड़ो। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीता? तो ये जो जीता, माधव गडगिल ने। फटाफट फटाफट, मेरे पास 3 मिनट में हिंदी भी इसी में निपटाऊंगा। चलो इसको छोड़ दो, अभी के लिए इतना टाइम नहीं है। 2024 में भारतीय पर्यावरण नियमों के अंतर्गत दंड और हरित मंजूरियों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में किस प्राधिकरण को मंजूर किया गया है? तो बता दो फटाफट। ये किया गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। किसको? अब हिंदी कर देता हूं मैं फटाफट आप लोगों के लिए। हिंदी कहाँ है भाई? हिंदी, अच्छा हिंदी कर देते हैं पहले, क्योंकि हिंदी में लोग ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। अरे हट जा मेरे भाई, हिंदी हिंदी हिंदी। अरे भाई हिंदी हो जाए ना यार। अच्छा यहाँ से होगी क्या? क्या हो रहा है? हिंदी नहीं हो रही क्या? ऐसा क्यों हो रहा है यार? हिंदी क्यों नहीं हो रही? चलो फिर इंग्लिश कर देते हैं, पहले इंग्लिश कर लेते हैं, फिर हिंदी आप लोगों को मैं वैसे ही करा दूंगा। रिसेंट की स्पेलिंग बता दो फटाफट, कौन सी? रिसेंट एंड रद्द करना, 3 मिनट में इंग्लिश निपटा देंगे आराम से। ग्रेविटी की स्पेलिंग गलत है भाई। ग्रेविटी की स्पेलिंग GRAVITY। नेक्स्ट, इसी इज द ओल्ड एल्डेस्ट नहीं आएगा, द लगने के बाद क्या आता है बताओ? ओल्ड। इट वॉज ए क्वाइट आफ्टरनून, क्वाइट। 1 मिनट रुको रुको, तीसरा
अरे ओल्डेस्ट आएगा ना, द आ गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये क्या आएगा, क्वाइट होता है। ये क्वाइट तो दूसरा है यार, ये तो वो वाला है शांत। ये क्वाइट चाहिए अपने को, शांत आफ्टरनून। आप फटाफट देख दो, दिल्ली एयर क्वालिटी। एक काम करते हैं, इसको बाद में करेंगे। जो आपका पहले बाकी लोग, रिनाउंस यानी त्याग करना, तो फोर्स यानी त्याग करना। द एनसीजी हैज बीन सेटअप टू असिस्ट इन ब्रिंगिंग। ये जो असिस्टेंट है ना, वो ब्रिंगिंग लाता है, आईएनजी फॉर्म लाता है, ब्रिंगिंग। तो ये इसमें एरर आ गया भाई। नेक्स्ट, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ जस्ट अवॉइड फेलिंग। डिले इन डूइंग समथिंग टू ए लेटर, बाद के लिए टाल देना, यानी कि प्रोस्टास्टिनेशन। अभी बोल रहा है कौन सी स्पेलिंग गलत है, तो इन्फ्लेंट्रिक मैट्रिक की स्पेलिंग क्या होती है बताओ। INFLAMMATORY, ये होती है, ये गलत है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए। भाई फटाफट फटाफट, ये कह रहा कौन सी स्पेलिंग गलत है, गलत है, बताओ 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 बताओ। सजेशन, डबल जी आता है सजेशन में। करेक्ट वर्ड, एम्बेरेसमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, EMBARR आता है, डबल आर डबल आर। ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। डबल एस भी आता है, इनकी डी। नो, नन ऑफ द कंट्री ब्रोच ब्राचाउन क्या होता है भाई, ब्रिंग फॉर द डिस्कशन। अरे यार 10 सेकंड है। आई हैव नोट सीन। तो भाई ये जितना हो गया उतना देखो कितने नंबर आए। अब जो बचे टेंशन मत लो, जो बचे हैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। 138 नंबर आए हैं भाई, टेंशन मत लो। जो क्वेश्चन बचे हुए, बहुत इजी मॉक था, इजी, बहुत इजी मॉक था। थोड़ा सा मैथ्स अच्छी थी, मैथ्स। ठीक है, तो 69 के थे सब, 69 के 138 नंबर आए, 99.93% आए। तो जो बचे हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। आप लोगों को देखो, मॉक देख रहे हो तो इसका मतलब मेरे नंबर मत देखना। मैं आपको पहले बता दूं, मैं ना जीडी का एग्जाम देने वाला हूँ, मैं सीजीएल से पहले जॉब करता हूँ, आप लोगों को पहले बता दूं। तो मैं जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं देने वाला हूँ, तो मेरे नंबर देख के परेशान मत होना। मैं आप लोगों का जो यहाँ जो ये मॉक देने का जो मकसद है ना, वो ये होना चाहिए कि मैंने यहाँ से क्या सीखा, मैंने यहाँ से क्या सीखा, बस यही होना चाहिए। कि मुझे यहाँ से क्या, मुझे सारे क्वेश्चन सीखने को मिले, जो मैं यहाँ सीखने आया था, जो मुझे सॉल्यूशन चाहिए थे, मैंने जितने क्वेश्चन देखे उतने सीखने को मिले ना, बस बस। आपका मकसद वही होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा भाई, हरियाली। भाई इंडिया एआई पहल किसने शुरू की थी, ये भारत विज्ञान और ये की थी भाई केंद्रीय आईटी मंत्री ने, केंद्रीय आईटी मंत्री ने। एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी प्रति संतुलन उपाय किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए गए, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। संसद ने भारत में समुद्री कानून को आधुनिक बनाने के लिए कन्वेंशन ऑफ लैंडिंग 2025 पारित किया है। बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 किसके स्थान पर लाने का लक्ष्य लिखा गया है बताओ। ये भारतीय समुद्री अधिनियम, जो भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम है ना 1856, इसके ठीक है। अब मैं इंग्लिश कर देता हूँ, जो बचे हुए हैं हिंदी भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, टेंशन मत लो उसकी। आप लोगों को हिंदी करवाऊंगा, मेरी हिंदी अच्छी है पहले से ही। मैं जब मैं 10th में पढ़ता था, मेरी हिंदी में शायद 95 के समथिंग नंबर रहे होंगे, अच्छी थी मेरी हिंदी दोनों साल, मेरी 10th और 12th दोनों में हिंदी अच्छी थी। और वैसे हिंदी पढ़ते ही है ना अपन, तो हिंदी मीडियम वाले इंसान है, तो हिंदी अच्छी रहती है, तो मैं करवाऊंगा उसको भी, टेंशन मत लो। पहले इंग्लिश करवा लेते हैं, क्योंकि अपने अभी सीजीएल से एग्जाम दे के आया है, तो इंग्लिश ठीक ठाक हो रखी है। दिल्ली एयर क्वालिटी with unfailing regularity at this time of the year, okay, with large swaths of north India in the grip of a suffocating smoke। जो इनकी दिल्ली का एयर कंडीशन है ना, वो मतलब डिटोरेटेड बिगड़ता जा रहा है, अनफेलिंग यानी रेगुलर गिर रहा है, ऐसे सॉरी गिर रहा है ना, अनफेलिंग यानी बढ़ रहा है दिनों दिन,
टाइम के साथ। और जो यहाँ का जो सफोकेट स्मोक है ना, जो धुआं कह सकते हैं अपन, धुआं स्मोक, बट द स्टेट गवर्नमेंट कैन, मतलब क्या, मिलियंस टू, क्या करने के लिए बताओ, चलो इसका आंसर बताओ आप लोग। भाई एक बार बताओ, टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है सर? टू के बाद तो वर्क की बेर इंफिनिटिव आती है, ये वर्क की पोस्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ मिलियंस, तो क्या आएगा? ब्रीथ। यानी कि आप इसको क्या कर सकते थे, आप इसको किससे कर सकते थे? अंग्रेजी के रूल से भी कर सकते थे। डू नॉट एक्ट विद एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी दैट्स इट टर्न ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। एक बात बताओ मुझे, जो टर्न यानी कि ये है ना, जो ये बढ़ रही है ना किसी भी चीज की, ये मतलब स्मोक बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, ये क्या करती है? ये लोगों की पब्लिक हेल्थ को है ना एक डेंजर जोन में डाल रही है। इनकी टर्न इनटू, इनकी चेंज कर देना, ठीक है। विद बहुत, मतलब बहुत सीधा क्लो टेस्ट है यार ये, देखो। विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स टचिंग एक्सट्रीमली हजार्डस लेवल। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा? हजार्डस लेवल इन सम पार्ट होना चाहिए, इन सम पार्ट होना चाहिए, इन सम पार्ट यानी कि कुछ एरिया में। नेसेसिटी डिस्क्लोजर, क्लोजर, ऑफ आएगा, ऑफ यानी कि किसी प्राइमरी स्कूल का जो छोटा भाग है, यानी कि क्लोजर का मतलब उसके क्लोज, यानी कि ये आपका इंग्लिश का थोड़ा सा, आपका क्लोज टेस्ट खत्म होता है, सीधा क्लोज टेस्ट था, बहुत सीधा था, पढ़ने पे भी आपको हिंदी अर्थ करने की भी जरूरत नहीं थी। द यूनिवर्सिटी टीम वॉन द मैच इन द एंड विद ए कनिंग, का मतलब होता है चालाक। चालाक का मतलब होता है कि वो चालाक वाला है, थोड़ा सा बेईमानी वाला चालाक है, नहीं इसका, इसका क्या चाहिए सिनोनिम्स, यानी कि स्लिक। I wrote a Giordano this morning, and when we return to Paris, all will have been। एक बार बताओ, क्या बिन, क्या बिंग के बाद अरेंज आता है? नहीं। अगर ये बिंग नहीं होता तो फिर भी मैं हो सकता है इसको थोड़ा सा सही मान लेता, लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, यानी कि ये मेरा गलत हो जाएगा, डी। I don't know the reason why he has said all this yet it, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है शायद। ये जो all this yet नहीं आएगा शायद यहाँ पे, हाँ ये गलत है। तो आप, अब चलो हिंदी करवा देता हूँ, हिंदी बड़े अच्छे तरीके से कराऊंगा, टेंशन मत लो, हिंदी भी थोड़ी आती है हमें। दोहरा लाभ, एक बार बताओ, दोहरा लाभ एक ईडियम दे रखी है, यानी कि अब इसका लोकोक्ति दे रखी है, ईडियम को हिंदी में लोकोक्ति बोलते हैं, तो बताओ किसका अर्थ है दोहरा लाभ? देखो एक दो, एक तो करेला, दूजा नीम कड़वा, यानी कि इसका अर्थ अपन कह सकते हैं कि थोड़ा सा कड़वा था, इनको और ज्यादा कड़वा बोल सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, इनकी आम खाओ गुठलियां मत दो, इनके दोहरा लाभ। आम के तो आम मिल रहे हैं मुझे, और गुठलियों की गुठलियां मिल रही है, बस। इनके मेरा आंसर बी हो जाएगा। एक और एक 11 सबको पता है, एक और 11 का मतलब 11 होता है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध वाक्य, देश में सर्वस्व शांति है। सर्वस्व क्या होता है? सर्वस्व नहीं होता, सर्वत्र होता है। क्या होता है? सर्वत्र। भाई देश में क्या है ना, सर्वत्र नहीं, सर्वत्र, ये क्या होता है? सर्वत्र, सर्वत्र शांति है। पुस्तक विद्वत्ता पूर्वक लिखी गई है, विद्वत्ता, विद्वत्ता पूर्ण नहीं, विद्वत्ता पूर्वक, विद्वत्ता पूर्वक, ये होगा यहाँ पे, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। बजट के ऊपर बहस नहीं होती, बजट पर बहस होती है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। राष्ट्र की उन्नति हो सकती उसकी एकता, बिल्कुल, अरे सही है यार। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा। तो ये तो इसका वो क्या हो गया, सिनोनिम, मतलब पर्यायवाची हो गया, विकीर्ण, विकीर्ण। अब ये देखो, शुष्क का जो आपका विलोम हो गया वो आर्द्र हो गया, सूखा का गीला हो जाता, ये विकीर्ण का संकीर्ण हो जाता, ऐसा ही कुछ होता है ना विकीर्ण का। विकीर्ण का मतलब विस्तार वाला, सॉरी इसका आंसर, सॉरी आर्द्र है, मैंने गलती से उस पर टिक कर दिया। नेक्स्ट,
दोस्तों के ग्रुप में कोई एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो इधर उधर की हुक हाँकता है, इनकी डींगे डींगे बोलते हैं, जिसे बचपन में पढ़ा, इधर उधर की डींगे हाँकता है, इनकी किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताना। बड़ा चढ़ाकर बताने का मतलब है डींगे हाँकना, मतलब मैं खुद को बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूं लेकिन मैं दूसरों को नीचा दिखा रहा हूं, इनकी मेरा आंसर। अरे यार ये थोड़ी होगा, बड़ा बेकार की बातों को बड़ा चढ़ा देना, इधर उधर की बातें आंकना मतलब बेकार की बातें करना या गप करना। डींगे आंकना कहते हैं ना, यार ये मेरा दोस्त तो डींगे आंकता है, इनकी फालतू की बातें ज्यादा करता है। आपने चाय वाय पी ली, चाय वाय पी ली, किस प्रकार का शब्द युग में बताओ। विलोम तो नहीं है चाय का, विलोम क्या वाय होता है, नहीं। अनेकार्थी शब्द भी नहीं है, पर्यायवाची भी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, सी। देखो मुझे नहीं आता लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, जो कहते हैं ना, जो आपके छाटने मतलब गलत गलत को पहले अलग कर लो, उससे क्या है ना, आपको पता चल जाएगा कि ये तो नहीं होगा। तो फिर मेरा जो करने का तरीका है ना, हमेशा यही रखूं कि अरे चाय वाय विलोम शब्द तो नहीं है, एक दूसरे के अर्थ भी नहीं है, पर्यायवाची भी नहीं है, तो फिर बचा क्या मेरे पास। वो प्रतिदिनों ऐसा ही करता है, वो प्रतिदिनों थोड़ी आएगा, वो प्रतिदिन, ये प्रतिदिन बिल्कुल सही है। इसमें देखो ये वाली मात्रा गलत है, इधर आएगी ये गलत। वे प्रतिदिनों नहीं आता, वे प्रतिदिन, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अली, अली का अर्थ क्या होता है, अली का मतलब होता है सखा, मित्र, सखा, मित्र। तो इसके अनेकार्थी शब्द ढूंढो भाई। भौराम नहीं, कोयल सुख नहीं, कोयल आज नहीं, तो भौरा या कोयल, अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हो, जिसका उपचार या हल न संभव है, सबको पता है क्या होता है, असाध्य। असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, असहाय जिसका कोई मतलब, जिसकी सहायता ऐसे कुछ, असहाय मतलब जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं हो, ऐसा कुछ होता है। मेरी शंकाओं का दमन हो जाना चाहिए। भाई मेरी जो शंका है, आपके मन में कोई भी शंका आती है कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो क्या उसका दमन कर दोगे, उसको दबा के रख दोगे, नहीं, तो ये तो गलत हो गया भाई। क्या उसका परिणाम, शंका हुआ क्या परिणाम होता है, क्या उसका उत्तर हो जाना चाहिए, उत्तर हो जाना चाहिए क्या मतलब है, उसका समाधान हो जाना चाहिए, कि जो भी आपके मन में शंका है, आप कमेंट करके उस शंका का समाधान ढूंढ सकते हो। पीयूष का पर्यायवाची क्या होगा था, पीयूष का पर्यायवाची एक तो सुधा होता है, सुधा, एक अमृत होता है, अमृत कहाँ गया, ये रहा। मुझे देखो ज्यादा तो पता नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है। रोटी का बहुवचन, तो रोटी का बहुवचन रोटियां होगा बस, छोटी की मात्रा हो जाएगी इसमें। दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैं उन्हों के पिताजी से जाकर मिला, कोई त्रुटि है, उन्हों के क्या होता है, मैं उनके पिताजी से जाकर मिला, तो उन्हों के गलत हो जाएगा, उनके आना चाहिए यहाँ पे। पुत्र की प्रतीक्षा में मां वर्षों तक आंसू बहाती रही, तो इसका आंसू का अश्रु होगा, आंसू को क्या बोलते हैं, अश्रु। अश्रु में एक छोटी ई की मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा, सी। नेक्स्ट, वो बहुत ईर्ष्यालु औरत है, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु का सही लिखना है, ईर्ष्यालु कहां से भाई, ईर्ष्यालु ये तो गलत होगा, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु छोटी की मात्रा आती है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बी। अच्छी यार, मैं तो बहुत दिनों बात कर रहा हूं लेकिन। भारत संज्ञा का एक कौन सा प्रकार है, भारत संज्ञा का एक भाववाचक तो नहीं है, भारत जाति भी नहीं है किसी की, तो इन दोनों में से एक होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। भारत एक समूह को दर्शाता है ना, तो समूहवाचक संज्ञा होनी चाहिए ना, नहीं यार व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ओके सॉरी भाई, देख लेना, थोड़ा सा हिंदी बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूं तो गलत हो जाता है। अच्छा ही, इसका भी क्लो टेस्ट आ गया, गद्यांश पद्यांश। हमारे जीवन में हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, सुने हैं नहीं, देखे हैं, जलवायु परिवर्तन उनमें से एक है।
देखे है। ओके, जलवायु परिवर्तन उन्हीं में से एक है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही, अरे यार ये तो पढ़ने पे पता चल रहा है। मौसम से हमें बहुत लाभ होता है। मौसम के बिना कोई फसल क्या नहीं की जा सकती, उगाई नहीं जा सकती। ना ही मनुष्य का जीवन एक मौसम से गुजारा जा सकता है। समस्त जीवधारी को किसकी जरूरत होती है? मौसम की जरूरत होती है। जलवायु परिवर्तन से हमें लाभ भी होता है और हानि भी होती है। लाभ भी होता है तो क्या होता है? नुकसान। नुकसान कहाँ है? ये रहा नुकसान। तो भाई इसी के साथ आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश सब समाप्त होती है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मेरे भाई आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपका कमेंट का हर जवाब दूंगा। अगर आप लोगों को अदर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इंक्वायरी हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जुड़ सकते हो। वहाँ मुझे पर्सनली बात कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोगों के इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, इन सब की लिंक मेरे बायो में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को। अगर आपको अदर किसी भी एग्जाम के मॉक करवाने हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए वो मॉक लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अभी मैं फ्री हूँ, तो बेकायदा आप किसी भी तरीके से अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए। आपको कोई भी अगर कि भैया थोड़ा सा फास्ट करवाइए, थोड़ा सा धीरे करवाइए, थोड़ा सा डिटेल में करवाइए, वो अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आप जो बोलेंगे उसी तरीके से इस चैनल पर करवाया जाएगा। आपका अपना चैनल है, आप जो बोलोगे वैसा ही होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।